नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट से उत्तराखंड सदन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की बयानबाजी पर सीएम धामी का पलटवार। कांग्रेस के पास बयानबाजी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये कहना है सीएम का। और सीएम के दिल्ली दौरे से दून में भी हलचल बढ़ गई है। केवल विरोध के लिए विरोध करना अलग बात है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल भारत के नहीं, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड अतिथि गृह। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवास विकास आयुक्त को पत्र लिखा है। राज्य सरकार ने जमीन तलाशने को लेकर पत्र लिखा है और जमीन मिलने पर उत्तराखंड सरकार गेस्ट हाउस बनाएगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अयोध्या में उत्तराखंड अतिथि गृह बनेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन तलाशने को लेकर पत्र लिखा है और जमीन मिलने पर उत्तराखंड सरकार यहां पर गेस्ट हाउस बनाएगी। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में बेलड़ा गांव के पास दो गुटों के बीच में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में कुछ दबंग युवक लाठी डंडों से लैस दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पक्ष पर जमकर मारपीट कर रहे हैं। मारपीट में 3 युवक घायल हुए हैं और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से दो पक्षों में ये मारपीट हुई। बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले और अब इस मारपीट का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, 16 संस्कृत शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगी है। संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सहायता प्राप्त संस्कृत शिक्षक की जानकारी मांगी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है पौड़ी से, जहां 16 संस्कृत शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। मैंने अपने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से इसकी बृहद जांच कराई है। जनपद पौड़ी में 17 ऐसे शिक्षक थे जो कि मानदेय प्राप्त कर रहे थे। उनमें से केवल एक शिक्षक ही सृजित पद के प्रति कार्य करता हुआ पाया गया है, तो उस एक शिक्षक का मानदेय आहरित किया जा रहा है। बचे हुए 16 का आहरित नहीं किया जा रहा है। इधर धारचूला में नेपाल की तरफ से पिछले कुछ रोज में ही कई बार पत्थरबाजी की जा चुकी है और इस बारे में पिछले दिनों नेपाल और पिथौरागढ़ के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई और अब सहमति बनी थी कि अब पत्थरबाजी नहीं होगी। मगर फिर से यही घटना हुई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल में पत्थरबाजी की साजिश आखिरकार कौन रच रहा है। नेपाल और भारत के संबंधों में एक बार फिर से खटास डालने की साजिश हो रही है। कभी नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो कभी भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कर रहे मजदूरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अभी हम नेपाल की उस जगह पर हैं जहां से भारतीय क्षेत्र में लगातार नेपाल के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। नेपाल के कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्षेत्र में भारतीय तटबंध का निर्माण का विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। लगातार नेपाल के द्वारा यहाँ से उस भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की जाती है। सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। मामले की तह तक जाने के बाद पता चलता है कि अब नेपाल के लोगों को इस बार माओवादी विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भड़का रहे हैं। विप्लव गुट कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नेपाल की तरफ से की जा रही पत्थरबाजी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बारे में डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। सवाल ये है कि नेपाल के लोगों को आखिरकार पत्थरबाजी के लिए कौन उकसा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता किसके कहने पर भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। दिसंबर महीने में ही पत्थरबाजी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। मामला शांत करने के लिए पिछले दिनों भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी, जिसमें पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने, एसपी पिथौरागढ़ ने, उनके सीडीओ और उनके जो है नेपाल पुलिस और उनके जो
शस्त्र के अधिकारी, उनके साथ धारचूला में उनकी मीटिंग हुई थी। और मेरा ये मानना है कि इनको उनके सांसद और विधायकों से भी बात करनी चाहिए और नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। इसका जो है तत्काल इसका जो है एक फैसला हो जाना चाहिए। 2013 की आपदा में काली नदी के किनारों को काफी नुकसान पहुंचा था। इस दौरान धारचूला से झूला घाट तक भीषण तबाही हुई थी, तो वहीं आपदा में कई घर बह गए थे, जिसके बाद भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है, जबकि नेपाल अपने क्षेत्र में मजबूत तटबंध बना चुका है। उस समय भारत की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था, मगर जब भारत अपने क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बना रहा है तो कुछ पर्दे के पीछे बैठे हुए लोग नेपाल को भड़का रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और इसी बीच रुड़की से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने पुल में दरार आ गई है। 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ पुल में जिसमें दरार आई है और सीडीओ हरिद्वार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर, 2 साल पहले ही ये पुल बनकर तैयार हुआ था और अब इसमें दरारें आने लगी है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ये पुल बना हुआ है और इसकी तस्वीरें भी आप देखिए। अब सीडीओ हरिद्वार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो नहीं हो रही, मगर पारा गिरने से नदियां, झील और झरनों का पानी जम गया है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जोशीमठ और उत्तरकाशी से सामने आई। पारा गिरते ही पहाड़ पर नदियां और झील जमने लगी हैं। उत्तरकाशी में डबराड़ी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नालों में पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, पेड़ों की टहनियों के ऊपर पानी कैसे जम गया है। पिछले कुछ रोज में पारा काफी गिर गया है। ऐसे में जहां पर भी पानी रुका हुआ है वहीं जम जाता है। ठंड बढ़ने से लोगों को अब सर्दी का सितम भी झेलना पड़ रहा है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर जोशीमठ की नीति घाटी इलाके में भी पारा गिरने पर झरने, नदी और नालों का पानी जम गया है। इस तस्वीर को देखिए, इस बरसाती नाले का पानी कैसे जम गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने फ्रिज में पानी रखकर उसे जमा दिया हो। नीति घाटी में तापमान 0 से -15 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिस वजह से नदी और नालों में बर्फ जम गई है। दिन ढलने के बाद नीति घाटी में कड़ाके की ठंड हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो एक तरफ पारा गिरने से पहाड़ में भी इस बार जबरदस्त सर्दी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी है कि इस बार बर्फबारी नहीं होने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत दूसरे चरण के काम शुरू करने की तैयारी। सर्दी के मौसम में भी बद्रीनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हो रहे पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सर्दी के मौसम में इन दिनों जहां बद्रीनाथ धाम में काफी बर्फबारी हुआ करती थी, वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम में नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है। दूसरे चरण में मंदिर के आसपास के भवनों का अधिग्रहण कर सर्दी के मौसम में ही काम पूरा करने की तैयारी है। प्रशासन ने भवनों का अधिग्रहण कर पहली सूची में 47 और दूसरी सूची में 28 भवनों को फौरन खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रभावित व्यापारियों के लिए देवलोक के सामने नई दुकानों का निर्माण हो रहा है। इन दिनों 400 अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर बद्रीनाथ धाम को संवारने में जुटे हैं। धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 2 साल से काम चल रहा है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 3 चरणों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। इसके लिए केंद्र से 273.23 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि बाबा केदार से पूर्व सीएम के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक के दौरान 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी मिली है और उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल के लिए जाने के अधिकार डीएम को दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की 5 सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर भी मुहर लगी है और इसी के साथ राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का गठन किया गया है। न्यू जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही अब जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।
तो धाबी कैबिनेट के ये बड़े फैसले, 20 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी मिल गई है। न्यू जल विद्युत नीति इसमें शामिल है। जागेश्वर और महासू देवता के लिए भी अब मास्टर प्लान बनेगा। वही विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई गलत है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि विधानसभा में 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं वो सब एक ही नियम के आधार पर हुई है, तो फिर सिर्फ 2016 के बाद भर्ती हुई कर्मचारियों पर ही गाज क्यों गिरी है। इधर काशीपुर में बायोडीजल प्लांट का शिलान्यास कर दिया गया है। 24 अप्रैल 2023 को इससे बायोडीजल का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे प्रतिदिन 150 लीटर डीजल का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही जुलाई 2023 तक प्रदेश में 5 और प्लांट लगाने की भी तैयारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में इस बार मौसम का मिजाज लगता है कि कुछ और ही कह रहा है। इन दिनों में अमूमन उत्तराखंड के निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो जाती है, मगर अभी तक बर्फबारी नहीं होने से पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ गई है। दिसंबर महीना खत्म होने को है, मगर उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है। ये मौसम जितना हैरान सैलानियों को कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा हैरान पर्यावरणविद है। पिछले कई सालों में यह पहली बार है जबकि इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। इन दिनों में अमूमन उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगती थी। नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, विकासनगर, रानीखेत समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ दिसंबर महीने में खूब बर्फबारी होती है, मगर इस बार तो बर्फबारी की कोई संभावना ही नहीं लग रही। बर्फबारी न होने से जहाँ वो सैलानी मायूस हैं जो बर्फबारी देखने के लिए उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे थे, तो वहीं इससे स्थानीय किसानों को भी नुकसान है। बागवानी के लिए जो सेब वगैरह है, तो अगर टेम्परेचर्स डाउन नहीं होंगे, थोड़ी स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आती है। और जहाँ तक बात आगे भी है, जैसे मैंने बोला, तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई एक्टिविटी है नहीं। तो पिछले सालों में बिल्कुल अच्छा रहा था। जो अगर 3-4 साल भी आप देखें, करीब 17, 18, 19, 20 में थोड़ा कम था, 21 में फिर अच्छी थी। तो इस तरह का जो 3-4 साल का पीरियड अच्छा गया हमारा जो है। लेकिन इस बार फिर से जो है जो देख रहे हैं कि जो है कमी देखने को मिल रही। बर्फबारी बागवानी की खेती के लिए भी बहुत जरूरी है, साथ ही हिमालय के ग्लेशियर के लिए भी अहम है। हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं खासकर, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनमें तो मिलती थी। तो वहाँ पर भी इस बार जो अभी तक कोई एक्टिविटी मिली नहीं है। तो जो भी बिल्कुल है, जो ग्लेशियर है वो पूरा एक स्नो का ही लेयर है। तो अगर ऊपर से उसमें नहीं मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं वो तो डिप्लीट होता रहेगा फिर ये। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।